आज शुरू करें विद MIQ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन मोलैरिटी। लिखो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे। बी पार्ट आ रहा है, मोलैरिटी क्या है। लिखो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट आ रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा आपको, फोकस बढ़ा लो अपना। नेक्स्ट है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। लिखो, इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, it is ratio of moles of a component and total moles of solution. It is ratio of moles of a component and total moles of solution. फॉर्मूला लिखो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। स्पीड बढ़ा लेंगे, टेम्परेचर लो कर लो, टेम्परेचर 20 कर दो। नेक्स्ट आ रहा है हेनरी लॉ। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन is proportional to mole fraction of gas in the solution is proportional to pressure of gas above the solution. Mole fraction of gas in the solution is proportional to pressure of gas above the solution. जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। फॉर्मूला लिखो। तो अगर कोई डेफिनेशन आती है तो हमें फॉर्मूला जरूर देकर आना है। कोई और भी एक आधा लाइन अच्छी लगे तो वो भी लिख कर आनी है। कोई कमती का मन में मत रखो कि मैं कम से कम लिखूं, ज्यादा से ज्यादा लिखने का भाव रखो। नेक्स्ट आ रहा है, हेनरी कांस्टेंट क्या होता है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ गैस। हेनरी कांस्टेंट क्या है। मैं हमेशा से कहता हूं, जितने भी कांस्टेंट है वो क्या है। KH क्या है, यहां देखो, KH क्या है, बोलो क्या है। प्रेशर है। KH क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। किसका, कब, जब गैस का मोल फ्रैक्शन 1 है। लिखो जी, KH इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ गैस, KH इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ गैस व्हेन, थोड़ा सा आगे हो जाए यार, खुले खुले बैठो। KH is defined as pressure of gas कब, when mole fraction of gas is unity, when mole fraction of gas is unity. ऐसे लिखो। नेक्स्ट है बेंड डिजीज। लिखो, डीकम्प्रेशन सिकनेस। बेंड डिजीज को डीकम्प्रेशन सिकनेस भी कहते हैं। डीकम्प्रेशन सिकनेस,
decompression sickness cause due to excess solubility of nitrogen gas in the blood. Decompression sickness caused due to excess solubility of nitrogen gas in the blood. Excess solubility of nitrogen gas in the blood. When deep sea diver comes back to normal atmospheric pressure, when deep sea diver comes back to normal atmospheric pressure, resulting in bubbles of nitrogen in blood, resulting in bubbles of nitrogen in blood. Resulting in bubbles of nitrogen in blood. So decompression sickness, जब डीप सी डाइवर नीचे चला गया था तो समुद्र में नीचे जाने पे जो गैस वो इनहेल कर रहा था सिलेंडर से, उन सब गैसेस का प्रेशर बढ़ गया था। तो जब डीप सी डाइवर नीचे गया था तो उसके खून में ऑक्सीजन भी ज़्यादा घुली थी और नाइट्रोजन भी ज़्यादा घुली थी। ऑक्सीजन घुली थी तो यूज़ भी हो गई थी, लेकिन N2 जो घुल गई यूज़ तो होती नहीं है, ब्लड में घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है। तो मैंने पहले भी एक एनालॉजी दी थी कि उसके खून की हालत पेप्सी की बोतल की हालत है। और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो एक्सट्रीम बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर प्रेशर अब कम है। पेप्सी की बोतल में CO2 गैस का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर CO2 गैस का प्रेशर कम है। तो वो जो फालतू घुल गई होती है CO2 वो हाई प्रेशर से बाहर आती है। सेम डीप सी डाइवर के ब्लड में बहुत ज़्यादा N2 घुल गई है, और जैसे ही वो बाहर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सांस लेना शुरू करता है, सिलेंडर से मास्क हटाता है। अब उसके ब्लड में N2 ज़्यादा है, बाहर N2 कम है प्रेशर वाइज। N2 बाहर आने की कोशिश करती है, बाहर तो आ नहीं सकती, बाहर कैसे आ जाएगी? तो खून में बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे पेप्सी की बोतल में बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बबल कहीं ना कहीं किसी जगह आके ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं, ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, कुछ हो गया, ये बीमारियां इसमें क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है राउट लॉ फॉर लिक्विड मिक्सचर। लिखो जी, लिखो फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, for a solution containing two volatile liquids, vapor pressure of a component, vapor pressure of a component is proportional to, vapor pressure of a component is proportional to more fraction of that component. Vapor pressure of a component is proportional to more fraction of that component. PA proportional to XA, PA is equal to P naught A XA। देखो, तो राउट लॉ दो हैं। एक राउट लॉ का जिक्र आता है अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों को उड़ना आता है, ए को भी उड़ना आता है, बी को भी उड़ना आता है, आपने दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन फॉर्म कर दिया, तो राउट लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने सोल्यूशन में वो कितना लिया है। तो PA प्रोपोर्शनल टू XA, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ऐसे ही PB प्रोपोर्शनल टू XB, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। सो दिस इज कॉल्ड राउट लॉ जब आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों वोलेटाइल है। नेक्स्ट आ रहा है आइडियल सोल्यूशन। लिखो विच ओबे राउट लॉ,
Ideal solution which obey Raoult law under all conditions. So थोड़ा आगे कुड़िए. Which obey Raoult law under all conditions of temperature and concentration. Which obey Raoult law under all conditions of temperature and concentration. लिखो for such solution जो आप एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर निकालोगे वही होगा जो फॉर्मूले से आता है, जो कि है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ऐसे सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, एंड सबसे बड़ी बात ए बी अट्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज ए अट्रैक्शन एंड BB attraction. For example, N-hexane and N-heptane. इसलिए आप में से जो थोड़े सियाने बच्चे बैठे हो, कहाँ सोच रहे हो एक नंबर एक लाइन, किसने कहाँ दिमाग में डाल दिया कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है बात. ये फालतू बकवास लिखने से एग्जाम में इरिटेट हो सकता है, कंटेंट लिखने से तो वो क्या ही डरे, वो तो क्या बहुत बढ़िया है जी, वेरी गुड है. आप 2 पॉइंट और लिखाओ, आप डेल्टा एच और डेल्टा वी के बारे में लिखाओ, आप इंट्रैक्शन के बारे में लिखाओ, कुछ तो एक लाइन लिखाओ. इसे कहते हैं 1+1, कि जो आप लिखना चाहते थे उससे एक लाइन फालतू. ये सिर्फ 30 सेकंड का मेडिटेशन है. ये बात सिर्फ 30 सेकंड अपने मन को समझानी है रोज कि भाई 1+1. और जो बच्चे एवरेज हो तुम उतना ही लिखो जितना पूछा है, तुम फालतू लिखो मत, क्योंकि तुमने फालतू लिखना है, तुमने गलत लिखना है, फंस जाओगे. देखो जी एजियोट्रोप. नेक्स्ट डेफिनेशन है एजियोट्रोप. देखो लिक्विड मिक्सचर which boils at same temperature. Liquid mixture which boils at same temperature when mixed at specific composition, लिखो they show same composition in liquid and vapor phase. They show same composition in liquid and vapor phase. एनसीईआरटी जो है ना, ये लास्ट लाइन को बहुत फेवर करती है. एनसीईआरटी इस चीज पे ज्यादा फेवर करती है कि एजियोट्रोप ऐसे लिक्विड मिक्सचर हैं जो एक जैसा कंपोजिशन दिखाते हैं. एनसीईआरटी इस लास्ट लाइन पे ज्यादा फोकस करती है कि आपने एक लिक्विड मिक्सचर बनाया, आपने लिक्विड में ए लिया 0.7 और बी लिया 0.3 एवढे, और ये वेपर फेज में आ गए. जिस चीज को एजियोट्रोप कहते हैं उनकी विशेषता क्या है कि जब आप इन्हें हीट करना शुरू करते हो, ढक्कन बंद ऑब्वियसली, तो थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व होगा कि मोर फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ए का 0.7 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 0.3. तो एजियोट्रोप में केवल 2 लाइनों के नंबर होते हैं. पहला कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि ये बड़ी यूनिक सी बात है, 2 लिक्विड हैं, दोनों के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट हैं, पर दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं. दैट इज यूनिक. सेकेंड चीज ये है कि
जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, या जब ये, क्योंकि जब ढक्कन लगाते हैं इक्विलिब्रियम तो आता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जो कंपोजिशन, जिस रेशो में ये लिक्विड फेज में मिक्स होंगे, उसी रेशो में आपको ये वेपर फेज में नजर आएंगे। उतार लो। वैसे डायग्राम बना के नहीं आते, लेकिन आपको जगह है या वैसे सीखना चाहते हो तो बना लो। एग्जाम्पल जरूर लिखो, पहले आप लिखो फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल ब्रैकेट में 95% प्लस वाटर 5%। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल ब्रैकेट में 95% प्लस वाटर ब्रैकेट में 5%। एजियोट्रोप तभी बन सकता है जब दो लिक्विड को एक खास मात्रा में मिक्स किया गया हो। इथेनॉल 50% है, पानी 50% है, एजियोट्रोप नहीं बनेगा। ये अलग अलग टेम्परेचर पे उबलेंगे। इथेनॉल 25% है, पानी 75% है, एजियोट्रोप नहीं बनेगा। ये अलग अलग टेम्परेचर पे ही उड़ेंगे। एजियोट्रोप तभी बनेगा जब आप इथेनॉल को 95% और ये वॉल्यूम परसेंटेज है, हिंदी बोलो, 100 ml का मिक्सचर लोगे तो 95 ml इथेनॉल है और 5 ml पानी है, तब ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप इस रेशो में मिक्स करते हो। दोनों लिक्विड अलग अलग, दोनों के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। ये यूनिक बात है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ढक्कन लगाओगे तो हर एक में ही आएगा इक्विलिब्रियम। तो एक ऐसा वक्त आएगा जब जो कंपोजिशन नीचे है, जिस रेशो में वो नीचे प्रेजेंट है, उसी रेशो में वो ऊपर वेपर फेज में भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, राउट लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लिखो जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to more fraction of, relative lowering of vapor pressure is equal to more fraction of non-volatile solute. Relative lowering of vapor pressure is equal to more fraction of non-volatile solute. More fraction of non-volatile solute। देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे सोल्यूट जिन्हें उड़ना नहीं आता, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, NaCl, सारे आयनिक कंपाउंड, सारे एसिड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में राउट लॉ कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग होती है डेल्टा पी, वेपर प्रेशर कितना घटा, दैट्स कॉल्ड एज डेल्टा पी। रिलेटिव लोअरिंग होती है डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू द एक्सबी। एक्सबी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आ रहा है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोलो जी, केबी क्या है? डेल्टा टीबी है। केबी क्या है? डेल्टा टीबी है। कब? मोलैलिटी 1 है। लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as elevation in boiling point observed, it is defined as elevation in boiling point observed in a solution, elevation in boiling point observed in a solution of unit molality, of unit molality, unit का मतलब 1, unit molality। अगर मोलैलिटी 1 हो तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिलेगा वही केबी है। लिखो, किसकी वेट कर रहे हो उल्लू के पट्टों? लिखो, लिखने ही तो आए हो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ। हाँ जी, केएफ क्या है? डेल्टा टी एफ है, एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसकी मोलैलिटी 1 है। लिखो जी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज depression in freezing point observed
It is defined as depression in freezing point observed in a solution. Depression in freezing point observed in a solution having 1 mole of solute, ऐसे भी लिख सकते हैं, in a solution having 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent. 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent. 1 mole of solute dissolve in 1 kilogram of solvent. अगर मोल 1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? 1। देखो बात वही है, आप यूनिट मोलैलिटी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि जी 1 मोल सॉल्यूट था, उसको मैंने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घोल दिया। अब जितना फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट देखने को मिलेगी वही केएफ है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस देखो जी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम a solution, movement of water from a solution of low concentration, movement of water from a solution of low concentration to a solution of high concentration, from a solution of low concentration to a solution of high concentration through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane. For example, withered flower, मुरझाया हुआ, withered flower, swell again, withered flower, swell again when dipped in water. Withered flower, swell again when dipped in water. तो ऑस्मोसिस क्या है? पानी की मूवमेंट है। ऑस्मोसिस क्या है? पानी की मूवमेंट है। कहां से कहां? 2 सॉल्यूशन होंगे जी। जो पहला सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वर्ड सॉल्यूट के लिए यूज होता है। समझने के लिए, इसमें 5% नमक है, इसमें 95% नमक है। ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सीलोफेन, पार्चमेंट पेपर, ओनियन पील, सेलुलोज एसीटेट। कुछ एग्जांपल सुनाए आपको। पानी की मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। डायग्राम बन सकता है तो जरूर बनाओ। जहां पे कंसंट्रेशन कम है, ये कंसंट्रेशन वर्ड पानी के लिए यूज नहीं हो रहा, यही बस एक पेच है इसमें। कम पढ़ाई करने वाले यहां पे फंसते हैं, तभी एग्जांपल देके समझा रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए जब हम कंसंट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम सॉल्यूट की मात्रा के बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन शब्द की डेफिनेशन का मतलब ही यही है। कंसंट्रेशन का मतलब है कितना सॉल्यूट है। कंसंट्रेशन वर्ड इज मेंट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब मैं कह रहा हूं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, हिंदी इसमें सॉल्यूट कम है, उल्टी बात पानी ज्यादा है। तो पानी जहां ज्यादा है से पानी मूव करता है, जहां पानी कम है। 95% में 95 ग्राम नमक है, 5 ग्राम पानी है।
5% में 5 ग्राम नमक है, 95 ग्राम पानी है, तो पानी कहां ज्यादा है? जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, एक्चुअली वहां पानी ज्यादा है। सो पानी मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो जी, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, the minimum excess pressure that must be applied, minimum excess pressure that must be applied the minimum excess pressure that must be applied on a solution of high concentration, on a solution of high concentration that must be applied on a solution of high concentration to stop, in a solution of high concentration to stop movement of water, to stop movement of water from a solution of low concentration, to stop movement of water from a solution of low concentration through SPM, to stop movement of water from a solution of low concentration through SPM। आसान भाषा में ऑस्मोसिस रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पानी कहां से कहां मूव कर रहा है बोलो? फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। पानी इसलिए यहां से यहां मूव कर रहा है क्योंकि यहां पानी का प्रेशर ज्यादा है और यहां पानी का प्रेशर कम है। पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब इनके में जो प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए कहते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोटिक प्रेशर की बहुत सारी डेफिनेशन है। ये भी एक डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। दो सॉल्यूशन के बीच में जो पानी के प्रेशर का डिफरेंस है उसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या जो एनसीईआरटी डिफाइन करती है वो ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है हाई कंसंट्रेशन का, वहां पे लगाओ पिस्टन और प्रेशर बढ़ाना शुरू करो। कितना प्रेशर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए? आंसर है 3 बार। क्यों? इससे क्या होगा? इससे 7 का प्रेशर पहले था, तुमने 3 बार का दे दिया, 10 हो गया, प्रेशर बराबर हो गया, ऑस्मोसिस रुक जाएगी क्योंकि पानी का प्रेशर सेम हो गया तो पानी मूव करना बंद कर देगा। यही तो लिखवाया है, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ताकि पानी आना बंद हो जाए फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ पे जो 3 बार है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सिंबल पाई होता है। लिखो, डायग्राम नहीं भी बनाना चलेगा, एग्जाम में तो दे के आने का फायदा नहीं है। लिखो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू MRT। ये देकर आना, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू MRT। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू MRT। M क्या है? मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। नेक्स्ट आ रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टी गंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखो जी, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, उल्टी गंगा, मूवमेंट ऑफ वाटर from a solution of high concentration solution, movement of water from a solution of high concentration, from high concentration solution to low concentration solution, movement of water from high concentration solution to low concentration solution
थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम, और ये उल्टी गंगा कब भाई? थ्रू एसपीएम व्हेन एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड, when excess pressure is applied, when excess pressure is applied to a solution of, when excess pressure is applied to a solution of high concentration, when excess pressure is applied to a solution of high concentration, तो जब हमने ये हाई कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है, इसी डायग्राम में अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 5 बार का लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 3 की जगह अगर 5 बार का प्रेशर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे प्रेशर 12 हो जाएगा, तो पानी का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो पानी अब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन तरफ मूव करना शुरू कर देगा जी। दिस इज कॉल्ड उल्टी गंगा बह गई। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अगेन डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। आप क्या लिखोगे? लिखो, अब देखो 1+1 क्या होता है, वो ये है 1+1 जो बात कर रहा हूँ। देखो, इट इज यूज इन डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर। इट इज यूज इन, फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं इसका, पर ये फिनोमेना यूज कहाँ करते हैं उसका एग्जाम्पल चेप दिया। इट इज यूज इन डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, खारे पानी से साफ पानी को अलग करना, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन मानी जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट आ रहा है वांट ऑफ फैक्टर। देखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as ratio of final moles of solute. It is defined as ratio of final moles of solute and initial moles of solute. Final moles of solute and initial moles of solute. आयोटा की वैल्यू 1 होती है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ईमानदार। आयोटा 1 नहीं होता फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। दिस इज अगेन 1+1, 1 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपको एग्जाम्पल भी देके आ सकते हैं, NaCl का देकर आ गए, उसका आयोटा 2 है दिखा के आ गए, वो भी चल सकता है। कुछ भी फालतू लिखना होता है। सेकेंड है जी, विच इज द बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या मोलैलिटी? लिखो जी, मोलैलिटी छोटा m, मोलैलिटी छोटा m। लिखो, बिकॉज it do not vary with temperature, because it do not vary with temperature. लिखो, मोलैरिटी डिक्रीज कैपिटल M, मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैरिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसलिए मोलैलिटी ज्यादा अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड होता है, ये पानी में घुल रहा है, इसका पानी में घुलना इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, और प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है, जिसका मतलब ये हो गया मोर अमोनियम नाइट्रेट विल डिसॉल्व, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जी। अब गरीब बच्चे का सवाल, मुझे कैसे पता लगेगा?
इसका घुलना एंडो है, उसका घुलना एक्सो है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पता लगना चाहिए। कोई अननोन एग्जांपल दे तो समझ में आता है। अगर यही दो एग्जांपल आ रहे हैं, दोनों एनसीईआरटी के केसेस हैं। तो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो और हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, जिसका मतलब है लेस KOH विल डिसॉल्व। अगर रिएक्शन बैकवर्ड गया, इसका मतलब KOH घुलेगा नहीं, फॉरवर्ड इज घुलना, बैकवर्ड इज नॉट घुलना। बैकवर्ड तो ये हो गया जो घुला था वो भी वापस आ गया। तो ये टॉपिक है आपका कि कैसे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड वेरी करती है विद टेम्परेचर। सब चीजें अलाइन है, आप देखोगे टॉपिक वाइज चलेंगे, हर चीज टच करेंगे, यही है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ रिवीजन, कुछ नहीं छूटेगा। किसी भी हाल में बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, बस एक मंत्रा काफी है। काफी स्कूलों में बहुत ज्यादा प्री बोर्ड है, एक के बाद एक प्री बोर्ड है, छुट्टियां नहीं है, हर बार आप नहीं आ पाओगे। रिकॉर्डिंग देखो, सेम डे लाइव देख सकते हो, अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग देखो, कुछ भी करो, बस बैकलॉग नहीं होना चाहिए। चाहे आप परफॉर्मेंस बैच में हो, चाहे परफॉर्मेंस बैच में नहीं हो, ये सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि आपको आज ही अभी 1-1.25 घंटे में दिख जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग, सब कुछ समझा रहे हैं, सब कुछ टच कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, याद होगा आपको, इंफा का टॉपिक। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूरा उठा के दे दिया आपको। सो I2 नॉन पोलर है, दोनों एटम अगर सेम हो तो डायपोल नहीं बन सकता। I2 नॉन पोलर है और CCl4 भी नॉन पोलर है। CCl4 इसलिए नॉन पोलर है क्योंकि चार सेम वेक्टर 109.5 डिग्री पे हो तो नेट डायपोल मूवमेंट 0 आती है। दो नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसे कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स। वंडरवॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर वर्ड है, एनसीईआरटी को ये ज्यादा पसंद है। सेकंड आ रहा है NaClO4 एंड वाटर। NaClO4 एक आयनी कंपाउंड है, जब ये पानी में जाता है तो ये पानी में जाके टूट जाता है। जब ये पानी में जाता है तो ये पानी में जाके टूट जाता है और अट्रैक्शन बनाता है। ये आयन है, पानी डाइपोल है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। पानी डाइपोल है और ये आयन है, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। Na+ के सामने ऑब्वियसली पानी की ऑक्सीजन आएगी क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होती है। ClO4 माइनस आयन है तो पानी का H+ सामने फेस करेगा उसको। एल्कोहल और एसीटोन दोनों पोलर हैं और आप देख सकते हो कि यहां पे O के साथ H भी लगा हुआ है। सो ज्ञान कहता है अगर O के साथ H लगा हो और सामने ऑक्सीजन आ जाए, O के साथ H लगा हो और अगर सामने ऑक्सीजन आ जाए तो कौन सी अट्रैक्शन बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अट्रैक्शन बना के आना जरूरी नहीं है, वो तो सिखाने की मंशा रख रहे हैं तो डायग्राम के साथ समझा रहे हैं। हर क्वेश्चन में कैलिब्रेशन नहीं होता, कहीं स्पेस कम लगे तो पहले पेज में जगह है या कहीं भी जगह हो उसे यूज कर सकते हो। डी पार्ट, मिथाइल साइनाइड और एसीटोन, ये पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? N के साथ H नहीं है। ये पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? O के साथ H नहीं है। अगर दोनों पोलर मॉलिक्यूल हो और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना पा रहे हो तो कौन सी अट्रैक्शन बनाते हैं? डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। वो बनाते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन।
नेक्स्ट आ रहा है विच गैस हैज हायर केएच। केएच के बारे में एक ही बात है जिसपे हम ज्यादा फोकस करते हैं, वो ये है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। दिस इज द ब्रह्म ज्ञान, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको सबसे ज्यादा सोचना है, याद करना है, क्योंकि KH के जो भी क्वेश्चन नॉर्मली ऑब्जेक्टिव या सेशन रीजनिंग में ज्यादा आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से निकल जाते हैं। तो पहला सवाल है किसका KH ज्यादा होगा। तो जो गैस पानी में कम घुलती है उसका KH ज्यादा होता है, तो आंसर है ए पार्ट का हीलियम, बिकॉज लिखो बिकॉज इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सबसे कम घुलती है, बिकॉज इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए हमने आपको ये बात बेन डिजीज में भी बताते हैं कि जो डीप सी डाइवर है, जो डीप सी डाइवर है, अभी आपने देखा N2 गैस ज्यादा इनहेल कर गया था तो ऊपर आके मर गया था बेन डिजीज से। उसका उपाय क्या था कि जो रेस्पिरेटरी मिक्सचर है डीप सी डाइवर का उसमें से क्या घटा दो, नाइट्रोजन, उसकी जगह क्या डाल दो, हीलियम। क्यों डालनी है? क्योंकि हीलियम पानी में, ब्लड में, पानी में, ब्लड में, पानी मतलब हमारा खून ही है, पानी, पानी में कम डिजोल्व होती है। तो अगर आपके रेस्पिरेटरी मिक्सचर में नाइट्रोजन थोड़ा कम करके हीलियम बढ़ा देंगे तो हीलियम का ये खतरा नहीं है कि ये बेन डिजीज कॉज करे, क्योंकि हीलियम हमारे ब्लड में, पानी में बहुत कम डिजोल्व होती है। तो जो गैस कम घुलेगी उसका KH ज्यादा होगा। हाँ जी, O2 293 केल्विन या 303 केल्विन। सो 293 केल्विन पे हमसे पूछा है कि हायर KH कब होगा, तो इसका आंसर है 303 केल्विन पे KH की वैल्यू ज्यादा होगी। लिखो पहले तो आंसर लिखो, 303 केल्विन, रीजन लिखो। लिखो एट हायर टेम्परेचर, at higher temperature solubility of oxygen decreases, at higher temperature solubility of oxygen decreases, hence at higher temperature solubility of oxygen decreases, hence value of KH increases, hence value of KH increases। अगला आ रहा है जी, कौन सी डेविएशन दिखाते हैं ये लोग। पहला क्लोरोफॉर्म एसीटोन, देखो जी नेगेटिव डेविएशन बिकॉज, नेगेटिव डेविएशन बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक अट्रैक्शन, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक अट्रैक्शन। एनसीईआरटी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड ही यूज करती है, मैं तो लाइक फिर भी लिख देता हूं। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक अट्रैक्शन व्हेन मिक्स विद ईच अदर, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक अट्रैक्शन व्हेन मिक्स विद ईच अदर। ज्ञान बोलो, मिक्सिंग के बाद इंफा बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा, नेगेटिव डेविएशन। लिखो वेपर प्रेशर जो है वो इंफा के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इंफा बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दो एसीटोन एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, दो क्लोरोफॉर्म एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में करते हैं, क्योंकि दो एसीटोन में बनती है डाइपोल डाइपोल, दो क्लोरोफॉर्म में बनती है डाइपोल डाइपोल। लेकिन जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म मिक्स होते हैं तो इनमें जो अट्रैक्शन बनती है वो एट पार विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एनसीईआरटी कहती है भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही समझो। इसका मतलब मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन जब बढ़ जाती है तो फिर वेपर कम बनते हैं, लिक्विड उड़ता नहीं है आराम से, जिसे कहते हैं कि जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था उससे कम आएगा, नेगेटिव डेविएशन। और बी पार्ट इथेनॉल एंड वाटर, लिखो जी पॉजिटिव डेविएशन। रीजन, रीजन ये है कि दो पानी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दो अल्कोहल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, पानी और अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं।
तो कई बार लगता है कि ये तो आइडियल सॉल्यूशन का केस लगता है। दो अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दो पानी भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। पानी और अल्कोहल भी मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाते हैं, लेकिन कम बनाते हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग। 100 जगह आपको ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया है। इथाइल अल्कोहल में जो इथाइल है दैट इज अ ट्रबल। इथाइल ग्रुप पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन घटी, वेपर प्रेशर बढ़ा, डेविएशन पॉजिटिव। लिखो जी, एल्काइल ग्रुप रिपेल वाटर, रीजन लिखवा रहा हूं। एल्काइल ग्रुप रिपेल वाटर, एल्काइल ग्रुप रिपेल वाटर, fail to form strong attraction, fail to form strong attraction, जिसका मतलब इंफा घटा, वेपर प्रेशर बढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन। जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा। Seventh, why osmotic pressure is the best colligative property to find the molar mass of unknown solute? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो दो सबसे अच्छी बातें हैं, पहली अच्छी बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते वक्त ना तो सॉल्यूशन को ठंडा करना है और ना ही गर्म करना है, क्योंकि कई ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी के साथ होते हैं, जैसे प्रोटीन और पॉलीमर। प्रोटीन को हीट करोगे टूट जाएगा, पॉलीमर को कूल करोगे खराब हो जाएगा, तो ये चेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे सॉल्यूट के लिए ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। एलिवेशन की दिक्कत है, उबालना पड़ेगा। डिप्रेशन की दिक्कत है, जमाना पड़ेगा। आरएलवीपी की दिक्कत है, हीट करोगे तो वेपर बनेंगे। तो बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इसी में नहीं है बस। लिखो जी, तो फर्स्ट रीजन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। Osmotic pressure is measured at room temperature. Hence, molar mass of protein and polymer can be calculated. Hence, molar mass of protein and polymer can be calculated. ये दोनों ही टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, दोनों ही ना हीट बर्दाश्त कर सकते हैं ना ठंड, इनके लिए ये बेस्ट है। सेकेंड, दूसरी सबसे अच्छी चीज जो इसके फॉर्मूले में मेजरमेंट में आती है वो ये है कि इसके सॉल्यूशन मोलर में बनाने हैं, मोलैरिटी में बनाने हैं। अब तुम देखो, अपनी कॉमन सेंस यूज करो, ये साल भी खत्म हो गया, तो अब 2 साल की जो भी टूटी फूटी प्रैक्टिकल की नॉलेज है, तुमने कभी एक भी सॉल्यूशन मोलैरिटी में बनाया ही नहीं, और तुमने कभी एक भी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन में भी नहीं लिखा। तुमने जितनी टाइट्रेशन करी है तुमने मोलर सॉल्यूशन बनाए हैं, क्योंकि लैब में मोलैरिटी में सॉल्यूशन बनाना ज़्यादा आसान होता है। वॉल्यूम मेजर करना मास मेजर करने से ज़्यादा आसान होता है। मास मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वी लव मोलैरिटी, हमें एक्चुअली मोलैरिटी बहुत पसंद है। तभी तो 2 साल हो गए, पहले 11th में टाइट्रेशन करी है आपने एसिड वर्सेस बेस, और अब 12th में कर रहे हो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड या मोहर सॉल्ट। आप लगातार मोलैरिटी में काम कर रहे हो, सो इट इज इजी टू मेक सॉल्यूशंस इन मोलैरिटी। अब याद करो, एलिवेशन के फॉर्मूले में मोलैलिटी है, डिप्रेशन के फॉर्मूले में मोलैलिटी है, आरएलवीपी के फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में मोलैरिटी है। सो दिस इज ए एडवांटेज व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिकल, दिस इज इजियर टू डू। लिखो जी, सेकेंड पॉइंट लिखो जी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। Concentration of solution can be expressed in molarity, which makes measurement easy, फॉर्मूला लिख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू एम आर टी।
तो अगर आपको जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, उस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन आपको तैयार करना है वो मोलैरिटी में तैयार करना है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन तैयार करना ज्यादा आसान होता है जी। एट्थ आ रहा है जी, ड्रॉ द ग्राफ। पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। 2 मिनट के लिए रुकेंगे फिर बनाएंगे। दूसरा है डिप्रेशन का ग्राफ, और तीसरा है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। देखो, एलिवेशन का ग्राफ बनाया जाता है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। डोंट राइट। देखो, 2 लाइनें बनेंगी ऐसे, हमेशा नीचे, नीचे वाली लाइन, पीछे लाइन, हारती हुई लाइन सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मत लिखो, देखो, मत लिखो। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm इस टेम्परेचर पे होता है। दिस इज कॉल्ड टी नॉट ए। आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm इस टेम्परेचर पे हो रहा है। आपके सामने टी एस टी नॉट ए से ज्यादा है, क्योंकि आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है एलिवेशन का। क्या कॉन्सेप्ट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले बढ़ जाता है। कितना बड़ा? दैट्स कॉल्ड एज डेल्टा टीबी। डिप्रेशन का ग्राफ भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही है। इस ग्राफ में भी 2 लाइनें। हम उल्टा, ये ग्राफ उल्टा पढ़ना है, ये ग्राफ सीधा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? आप उबाल रहे हो, एलिवेशन, उबालना, उबालोगे तो हीट करोगे, हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ज्ञान, टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर प्रेशर बढ़ते हैं। इसे ग्राफ सीधे पढ़ने हैं, ये आपको उल्टे पढ़ने हैं, क्योंकि आप डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हो, आप टेम्परेचर घटा रहे हो, घटा रहे हो। तो ये आपका सॉल्वेंट है, आप इसका टेम्परेचर घटा रहे हो। टेम्परेचर घटाने पे वेपर प्रेशर घटेगा, 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 और एक पॉइंट के बाद ये जम जाएगा, और जब जमी जाएगा तो वेपर प्रेशर एकदम ड्रॉप कर जाएगा इसका। तो ये जो ग्राफ में एक डिप सा आता है, ग्राफ में जो एक गिरावट आती है, ये गिरावट ही फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शाती है, क्योंकि ये आपका सॉल्वेंट है। और मैं ये एग्जाम में नहीं बनाना, एल एग्जाम में नहीं लिखना, यहां तक ये लिक्विड था, इस पॉइंट पे आके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही लिक्विड से सॉलिड बनेगा, वेपर प्रेशर में एक झटका लगेगा, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉलिड का कम होता है। तो एक प्रकार का झटका ग्राफ में देखने को मिलता है। जो आपका सॉल्वेंट है, हमेशा सॉल्वेंट की लाइन पीछे होती है। तो आपने पानी में नमक घोल दिया, इसको अब आप जमा रहे हो, जमा रहे हो, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और ये भी एक पॉइंट के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हरी लाइन यहाँ पे सॉल्यूशन की है, ये यहाँ तक लिक्विड था, इस पॉइंट के बाद ये भी क्या हो गया? सॉलिड। और जिस पॉइंट पे इसका ब्रेक आया है, झटका जो लगा है, दिस इज कॉल्ड एज टीएस। और जिस पॉइंट पे आपके सॉल्वेंट को झटका लगा था ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड एज टी नॉट ए। और आप देख सकते हो कि जो टीएस है वो कम है, इधर आओ, टीएस कम है, टी नॉट ए ज्यादा है। कथा का सार, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज डेल्टा टीएफ। इनमें जो डिफरेंस है इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। थोड़ा कंजस्टेड बन रहा है, थोड़ा और एक्सपैंड कर देता हूं ग्राफ को। ये लो, ये देखो, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। जिस पॉइंट पे यहाँ जर्क लगा है, ग्राफ की शेप में चेंज आया है, ये आपके सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये आपका सॉल्यूशन है, जिस पॉइंट पे इसको जर्क लगा है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इनमें जो डिफरेंस है वो डेल्टा टीएफ है। यहाँ वेपर प्रेशर है और यहाँ टेम्परेचर है। मत लिखो, रुक जाओ।
आइडियल का ग्राफ, नॉन आइडियल का ग्राफ, प्लस का ग्राफ, माइनस का ग्राफ, सारे ग्राफ सेम होते हैं। पॉजिटिव का ग्राफ आएगा तब भी पहले ग्राफ आइडियल का बनाना है, नेगेटिव का ग्राफ आएगा तब भी ग्राफ पहले आइडियल का ही बनाना है। तो आइडियल का ग्राफ जब बनाते हैं तो पैरामीटर क्या होते हैं, इस पॉइंट पे पी नॉट ए, और हम बोलते हैं यहां पे ए का मोर फ्रैक्शन 1 है, बी का मोर फ्रैक्शन 0 है। हिंदी बोलेंगे बी नहीं है, सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए का प्रेशर होता है पी नॉट ए। इस पॉइंट पे ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, ए नहीं है, सिर्फ बी है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ बी का होगा, दैट इज पी नॉट बी। आपके ग्राफ में 3 लाइनें होती हैं आइडियल में, ये आपकी पहली लाइन है, ये डॉटेड दिखानी होती है, ये आपकी दूसरी लाइन है, और ये आपकी तीसरी लाइन है। अगर ग्राफ आता आइडियल का तो ये इसका आंसर है। आपको किसका बनाना है, पॉजिटिव का। तो जो डॉटेड लाइन आपकी आई है आपको क्या करना है, एक्चुअल लाइन जो होंगी वो इससे ऊपर होंगी, क्योंकि आप कहते हो पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है। तो दिस इज पी एस, दिस इज नाउ पी एस। जो लाइन बी को जोड़ती है वो पी बी दिखाती है, जो लाइन ए से जोड़ती है वो पी ए दिखाती है। जितना वेपर प्रेशर बी का होना चाहिए था उससे ज्यादा है, जितना प्रेशर ए का होना चाहिए था उससे ज्यादा है, जितना सोल्यूशन का होना चाहिए था उससे ज्यादा है। उतारो, नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा कर दोगे। ग्राफ नेगेटिव का आता है तो जो लाइनें आपने ऊपर बनाई हैं हरी वाली, उसे आप नीचे बना देते हैं।
क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे, बोलो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि सरफेस पे जब सॉल्वेंट अकेला था, जब सॉल्वेंट अकेला था तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे, सॉल्वेंट उड़ता था, वेपर बनाता था, वेपर प्रेशर आता था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के आपने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, सॉल्यूट को उड़ना तो आता नहीं है। अब सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के हैं और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं, उड़ेगा कौन? जब सॉल्वेंट अकेला होता है तो सॉल्वेंट उड़ता है, बोलो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर भी सॉल्वेंट ही उड़ता है, पर अब पहले के मुकाबले कम उड़ेगा, बिकॉज सॉल्वेंट ऊपर कम हो गए हैं, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आ गए हैं, सॉल्यूट को उड़ना तो आता नहीं है, तो ओवरऑल पहले के मुकाबले कम पानी के मॉलिक्यूल उड़ पाएंगे। आंसर लिखो जी। एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है, मैं जानबूझ के उसी से शुरुआत कर रहा हूं। देखो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on adding non-volatile solute in a solvent, on adding non-volatile solute in a solvent, एनसीईआरटी की लाइन है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ, उड़ने की ताकत, एस्केप मतलब उड़ना, चले जाना, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, escaping tendency of solvent molecule decreases, hence less solvent molecules form vapor, hence less solvent molecules form vapor, hence less solvent molecules form vapor, which decrease vapor pressure. Less solvent molecules form vapor, which decrease vapor pressure. So नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्वेंट की उड़ने की ताकत, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट घट जाती है, क्योंकि सरफेस पे अब कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के आ जाएंगे जो उड़ तो पाएंगे नहीं। कहना बस यही चाहते हैं कि पहले के मुकाबले कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर घटेगा। एलिवेशन और डिप्रेशन का कारण है आरएलवीपी, बोलो। एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों का कारण है आरएलवीपी, बोलो। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ना घटा होता तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बढ़ना था, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ना घटा होता तो फ्रीजिंग पॉइंट घटना नहीं था। ये दोनों जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे जो इंपैक्ट आया है, एक बढ़ गया और एक घट गया, उसका एक्चुअल कारण है कि वेपर प्रेशर घट गया, तो रिलेटिव लोअरिंग ही इसका कॉज है। आंसर लिखो, बी पार्ट का आंसर। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on adding non-volatile solute, vapor pressure of solution decreases. On adding non-volatile solute, vapor pressure of solution decreases. तो फर्स्ट लाइन वही आ गई कि रिलेटिव लोअरिंग हो गई। आरएलवीपी का कॉन्सेप्ट यही तो है कि सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है। So on adding non-volatile solute, vapor pressure of solution decreases, hence more temperature is required. Hence more temperature is required to make vapor pressure of solution. Hence more temperature is required to make vapor pressure of solution equal to 1 atm. Hence more temperature is required to make vapor pressure of solution
equal to 1 atm, which increase boiling point, जब पानी अकेला था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था, बोलो। जब पानी अकेला था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था, पानी के वेपर का प्रेशर 1 atm हो जाता था। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो, वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm। जब पानी अकेला था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के वेपर का प्रेशर 1 atm हो जाता था, पानी उबल जाता था। पानी में नमक डालने पे, पानी में नमक डाल दिया, पानी में चीनी डाल दी, पानी में ग्लाइकोल डाल दिया, पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नमक वाले पानी का वेपर प्रेशर 1 नहीं है, उससे कम है। प्योर पानी का प्रेशर 100 डिग्री पे 1 atm है, लेकिन क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है, तो उसी 100 डिग्री पे नमक वाले पानी के वेपर का प्रेशर कितना है, 0.9 atm। इसका मतलब 1 atm तक ले जाने के लिए फिर अब क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डिप्रेशन का रीजन टफ है, खोपड़ी में जाता नहीं है, रटा मारना ज्यादा पड़ता है। लिखो जी, इसको 2-3 पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये तो लिखकर आना ही है दोनों आंसरों में, ऐसे ही रट्टा मारने की कोशिश करो। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट लिखो, the temperature at which vapor pressure of liquid phase, the temperature at which vapor pressure of liquid phase become equal to vapor phase, vapor pressure of liquid phase become equal to vapor phase is called freezing point. Vapor pressure of liquid phase become equal to solid phase. Vapor pressure of liquid phase become equal to solid phase is called freezing point. Vapor pressure of liquid phase become equal to solid phase is called freezing point. जो भी आपने ग्राफ में देखा था, आपने कहा ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहां तक लिक्विड है और ये कौन है, गैस। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता भी है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0, इक्विलिब्रियम, दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। इस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या कहती है, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड और गैसियस फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपने सॉलिड, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर घट जाता है, वो तो लिखना है। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखनी है डेफिनेशन कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट लिखो, हेंस क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया है, थर्ड पॉइंट लिखो, हेंस लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, hence less temperature is required for solution, hence less temperature is required for solution to freeze,
हैंस लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन टू फ्रीज। बस इतना लिख कर आना है, इससे ज्यादा समझ में नहीं आता। आगे बढ़ जाओ। 10th क्वेश्चन आ रहा है। एप्लीकेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस की? देखो जी, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, खारे पानी के सी वाटर से साफ पानी को अलग करना। बी पार्ट, नेम वन एसपीएम यूज इन इट। सेलुलोज एसीटेट, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान हमें बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता है, प्रेशर कई बार ज्यादा लगाना पड़ जाता है सॉल्यूशन की तरफ, उससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टूट जाती है, क्रैक आ जाता है उसमें, इसलिए एक हार्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जो सेलुलोज एसीटेट से अचीव होता है। नेक्स्ट 11 डायग्राम बना हुआ है। पहले सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर 5 बार है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 बार है। क्लासिफाई करना है क्या ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक कौन है या हाइपरटोनिक कौन है। फर्स्ट पॉइंट लिखो जी, दे आर नॉट आइसोटोनिक। एक एक करके बात कर लेते हैं। दे आर नॉट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्यों जी? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। They are not isotonic solution because they do not have same osmotic pressure. They are not isotonic solution because they do not have same osmotic pressure. Second point, solution A is hypotonic. अगर दो सॉल्यूशन आपस में एक साथ खड़े हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे क्या बोलते हैं? हाइपो। Solution A is hypotonic because it has less osmotic pressure. Because it has less osmotic pressure. Next point लिखो, solution B is hypertonic. Solution B is hypertonic because it has high osmotic pressure. Because it has high osmotic pressure. Twelfth, abnormal molar masses of solute. Examiner favorite choice का क्या कारण है? एलिवेशन, डिप्रेशन, आरएलवीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक ही एप्लीकेशन है। किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो एलिवेशन का इस्तेमाल करके, डिप्रेशन का इस्तेमाल करके, आरएलवीपी का इस्तेमाल करके, ऑस्मोटिक का इस्तेमाल करके, क्योंकि चारों फॉर्मुलों में एमबी आता था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में घोल देते हैं, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आना चाहिए? 60। अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोल देते हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, आरएलवीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकालते हैं तो 120 आता है। 120 मोलर मास क्या दर्शाता है कि जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में है उसका मोलर मास 120 है। मैंने तो खुद एसिटिक एसिड डाला है, उसका मोलर मास तो 60 है, तो 120 कैसे हो गया? धोखा। इन्होंने सॉल्यूशन में जाके क्या फॉर्म कर लिया? डाइमर। एसिटिक एसिड जब बेंजीन में जाता है दो दो के पेयर में चिपक जाते हैं, दो एसिटिक एसिड चिपक जाएंगे, डाइमर फॉर्म हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा? 120। नमक का मोलर मास होता है 58, उसको मैंने पानी में डाला, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर से इसका मोलर मास निकाला, 29 आ रहा है। जब मैंने डाला ही 58 का मोलर मास का सॉल्यूट है तो पानी में जाके मोलर मास आधा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि NaCl पानी में जाके टूट जाता है, दो सॉल्यूट बन जाते हैं, एवरेज आउट मास हो जाता है 58 डिवाइडेड बाय 2 इज 29। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलेगी कि इसमें ना जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास 29 है, उसमें बोलेगी 120 है। तो ये गड़बड़ कब होती है? जब या तो सॉल्यूट
पानी में जाके टूट जाए या फिर एसोसिएट। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन इज द मेन कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। लिखो जी, लिखो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बाय सॉल्यूट, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बाय सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, association and dissociation by solute in solution is the main cause of abnormal molar masses, is the main cause of abnormal molar masses observed using colligative properties, is the main cause of abnormal molar masses observed using colligative properties. For example, acetic acid form dimer. For example, acetic acid form dimer in benzene. Acetic acid form dimer in benzene. Molar mass observed is 120 instead of 60. Molar mass observed is 120 instead of 60. Similarly, NaCl dissociate in water. तो मैं दोनों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 1 मार्क्स के लिए काम करना पड़ता है। Similarly, NaCl dissociate in water. Observed molar mass is 29.25. Observed molar mass is 29.25 instead of 58.5. Instead of 58.5. लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल रह गए हैं जो अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाले चैप्टर थोड़े से टाइम लेते हैं, बट हमारे को कोई टाइम की कोई ऐसी जल्दी नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया, ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्लासेस हमारी लगनी है एक चैप्टर पे, और उसमें हमने MIQ करना है, फिर आगे जाके ऑब्जेक्टिव, एसेशन, रीजनिंग, पैराग्राफ सब कवर होगा। एवरेज आउट टाइम 3 से 4 क्लासेस का ही बैठेगा। सॉल्यूशन इलेक्ट्रो और टाइम लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं और कहानियां भी काफ़ी हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये NCERT की टेबल थी अगर आपको याद आती है तो। 3 सॉल्यूशन है, तीनों नमक के सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन में नमक की मोलैरिटी 1 है, दूसरे में 0.1 है और तीसरे में 0.001 है। पूछा हुआ है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोटा, वांट ऑफ फैक्टर का क्या। तो आपके पास कोई भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा सकते हो। मैं ऑस्मोटिक प्रेशर उठा लेता हूं, मत लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, MRT। अगर सॉल्यूट धोखेबाज है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लो। आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले सकते हो। नाउ व्हाट यू कैन सी, आयोटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। शिक्षा बोलो, जिस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कम होगी उसका वांट ऑफ फैक्टर, तो किसकी मोलैरिटी कम है, क्वेश्चन में कहा गया अरेंज इन द ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसका आयोटा होगा, C का। फिर लिखो जी, ऐसे ही लिख लो। सो मोलैरिटी कम होने पे आयोटा बढ़ता है। कल इसके आगे मूव करेंगे, 5 डेज ए वीक क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे अपलोड होगी, YouTube पे MIQ 2025 के नाम से फोल्डर बन जाएगा अभी।